बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फ़ोटोशॉप 2019 का लेक्चर नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 है जो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फ़ोटोशॉप की। और आज के टॉपिक्स हमारे हैं, पहला इंट्रोडक्शन टू लेयर्स है। लेयर्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस को देखेंगे। उसके बाद हम क्रॉप टूल को देखेंगे और उसके कुछ ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस और वैरायटी क्रॉप के अंदर अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जनरली जो हम करते हैं, एक जस्ट थोड़ा सा मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा और फिर बाद में मैं थोड़े थोड़े करके इमेजेस भी इंपोर्ट करता रहूँगा। ठीक है जी। फ़ाइल एक सेकंड ओपन हो जाए क्योंकि थोड़ा सा स्लो भी होता है जी। इसकी विड्थ मैं रख देता हूँ, लेट सपोज 1000। ये जस्ट मैं टेम्प्रेरी कर रहा हूँ, इसकी मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट मैं इसको एंटर करके वैल्यू और एक साइज़ क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है जी। जब मैं ये फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ तो यहाँ पर अब आप राइट साइड पे देख रहे होंगे, आपको लेयर्स की टैब नज़र आ रही होंगी। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ से एक सेकंड इसको एसेंशियल को रीसेट कर लूँ ताकि ऑप्शंस दोबारा अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। ओके, यहाँ से अब ये नीचे आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये लेयर नज़र आ रही होगी आपको कि यहाँ पर एक लेयर लिखा हुआ है। इसके बारे में ब्रीफ मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर लेयर्स जो हैं ये आ रही होती हैं। एक लेयर बैकग्राउंड लेयर कहलाती है जो सबसे पहली लेयर होती है, और नॉर्मली हम इसके ऊपर कोई भी वर्किंग नहीं करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और ऊपर की लेयर्स के ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीज़ ड्रॉ करनी होती है वो ड्रॉ कर लेते हैं। उसकी रीज़न मैंने ये बताई थी कि बैकग्राउंड लेयर पर जो चीज़ आप बना देते हैं फिर आप उसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो एक आप अपनी आदत बना लें कि आपने इसको इस तरह से करना है। अब मैं ज़रा सा इसको जूम करता हूँ। अगर आप जूम करके देखें यहाँ पर तो आपको बैकग्राउंड के साथ ये एक छोटा सा लॉक बना हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी, इस लॉक को ज़रा गौर से देख लें। उसके बाद मैं एक नई यहाँ पर लेयर क्रिएट करता हूँ। ठीक है जी, ये देखें मैंने एक नई लेयर क्रिएट कर दी। इसका नाम अब है लेयर 1। जैसे कि आप जूम में देख सकते हैं कि ये लेयर 1 नाम है, लेकिन इसके आगे कोई भी लॉक, कोई भी ताला आपको नज़र नहीं आ रहा। जबकि जैसे मैं बैकग्राउंड लेयर पे करता हूँ यहाँ पर एक लॉक है और ये वाली ऑप्शंस भी सारी ब्लर्ड हैं, जिसका मतलब है कि इस लेयर्स के ऊपर आप ये लेयर की ऑप्शंस यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैं लेयर 1 के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखो तो आपको ये सारे लॉक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये ब्रीफ सा मैंने बताना था। इसके बाद मैं इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। कोई भी आप एक इमेज इंपोर्ट कर लें। मैं अपने इमेजेस में से देखता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं ये बेरीज़ वाले जो हैं ये इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। ये बेरीज़ का एक इमेज है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लॉक बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। मैं एक यहाँ पर नई लेयर क्रिएट करता हूँ। इस लेयर के ऊपर कोई लॉक नहीं है और मैं बारी बारी इसके ऊपर ऑप्शंस देखता हूँ। ठीक है जी। मैं बल्कि इस लेयर को थोड़ा सा जी, इस लेयर को मैं कलर कर लेता हूँ कोई भी। यहाँ से लेट सपोज़ मैं बकेट लेकर और इस लेयर को फिल कर देता हूँ, तो ये आपकी लेयर ग्रीन कलर से फिल हो गई है। ठीक है जी। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कह लें कि पहले बैकग्राउंड के ऊपर आता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ से जैसे मैं बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर लेयर 0 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये लेयर आपकी, और देखें यहाँ से जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। मैं लेयर 0 ही रहने देता हूँ ताकि मुझे आइडिया रहे कि ये बैकग्राउंड लेयर है। मैं यहाँ से ओके करूँगा तो अब अगर आप यहाँ गौर से देखो तो ये लॉक ख़त्म हो गया है। ठीक है जी। ये लॉक अब आपको नज़र नहीं आ रहा। मैं ये लेयर 1 को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये मुझे ऊपर नज़र आ जाए। अब अगर मैं इसको यहाँ से मूव करना चाहता हूँ तो ये देखें ये अब मूव हो रहा है। इससे पहले ये मूव नहीं हो रहा था, और मूव ना होने की रीज़न क्या थी? ये एक बैकग्राउंड लेयर थी और अब ये बैकग्राउंड लेयर नहीं रही, ये लेयर 0 हो गई है। ठीक है जी। अब मैं चाहूँ तो इसका साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? लेट सपोज़ मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से इस पूरे इमेज को। ठीक है जी। ओके जी, सॉरी सिलेक्ट मैंने दूसरा कर लिया था। मैं यहाँ से कंट्रोल टी दबाऊँगा। टी इज़ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल टी। आप कंट्रोल टी दबाओगे तो यहाँ से आपके ये इमेज जो है ये इसके साइडों पे हैंडल्स आ जाएंगे और फिर आप इसको यूँ छोटा कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं ज़रा सा छोटा करूँगा जस्ट वो ऑप्शंस दिखाने के लिए। ये चाहे ले इतने साइज़ में कर लेता हूँ, फिर इसको सेंटर में कर लेता हूँ ताकि वो जो ऑप्शंस हैं मैं आपको दिखा सकूँ, ये लेयर्स की ऑप्शंस।
अगर ये ऑप्शन आप शॉर्टकट की के अलावा यूज़ करना चाहें तो यहाँ आप एडिट में आएंगे और एडिट में ये फ्री ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करोगे। अभी ये मैं साइड पे क्लिक करने के बाद इसको करता हूँ ताकि ये इमेज सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, आप एडिट में जाएंगे और ये फ्री ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ये सॉरी बैक लेयर सिलेक्टेड थी, बैक लेयर हो गई है। मैं यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाकर इसको यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। तो देखिए हैंडल्स यहाँ से भी आ गए। तो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, शॉर्टकट की भी मौजूद है और यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ओके जी, अब मैं बारी बारी इन हैंडल्स को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से अगर मैं ये फर्स्ट वाला लॉक देखूँ यहाँ से, ठीक है जी, आपको ये लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल के नाम से नज़र आ रहा है। अगर आप इसको लॉक कर दोगे, ठीक है जी, और आपकी ये लेयर सिलेक्टेड है, तो जब भी आप कोई टूल लेकर यहाँ से, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, मुझे लेयर का कलर चेंज नहीं करना चाहिए था, चले मैंने कर दिया है, चले ब्लैक हो गया है। ठीक है जी, सॉरी लॉक नहीं हुआ था, लॉक मैंने कर दिया है। लॉक करने के बाद मैं ब्रश लेकर यहाँ पर इसको जब करता हूँ तो अब देखें कि ये लॉक होने के की वजह से कहीं पर भी ये ब्रश स्ट्रोक नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि वो आपका पार्ट क्लियर हो जाए कि यहाँ से जब आप ये यहाँ से ये लॉक है आपके पास, इस लॉक को क्लिक कर देते हो, फिर ये लॉक हो गया है। अब आप कहीं पर भी इस लेयर के ऊपर, यहाँ पर साइड के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट एरिया है, अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो ये आपको ट्रांसपेरेंट एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इस एरिया के ऊपर मैं कहीं भी करता रहूँगा ये नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैंने इस एरिया को लॉक कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं पिक्चर के ऊपर आके करूँगा ये पिक्चर के ऊपर हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि लॉक मैंने यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपेरेंट पिक्चर्स किए थे, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं हुई हुई। मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद जब आप यहाँ पर आते हो तो नेक्स्ट लॉक है आपके पास लॉक इमेज पिक्सल के। अब जो इमेज बना हुआ है वो भी लॉक हो जाएगा और अब आप उसके ऊपर भी नहीं बना सकते हो। और जैसे ही मैंने इसको लॉक किया ये ट्रांसपेरेंट अभी भी अपनी जगह पर लॉक है। ठीक है जी, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो एरर दे देगा मुझे, कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड, यानी कि लेयर अब लॉक हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर मज़ीद कोई काम नहीं कर सकते हो। ओके करते हैं। ओके करने के बाद मैं यहाँ से ये मूव टूल लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि पिक्चर अभी भी मूव हो रही है। ठीक है जी, यानी कि ट्रांसपेरेंट भी आपका लॉक है, आप बना नहीं सकते हो और यहाँ से इस इमेज के ऊपर भी कुछ नहीं बना सकते हो। लेकिन मूव अभी भी हो रहा है। वो मूव इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से अभी तक ये मूव वाला लॉक जो है, लॉक पोजीशन जो है वो नहीं की। ये भी आपके अक्सर यूज़ होती है कि आप एक इमेज बना रहे हो और फिर उसके दरमियान में आप उसे लॉक करना चाहते हो। तो मैं इसको लॉक करता हूँ और अब यहाँ से देखता हूँ तो अब ये मूव नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये कंप्लीट लॉक लग गया है। और मैं अगर यहाँ से ब्रश लेकर ब्रश करता हूँ तो देखें वो अगेन वो एरर दे रहा है। और अब अगर आप गौर से देखो तो ये लॉक दोबारा से आ गया है। जो शुरू में बैकग्राउंड लेयर के ऊपर था वो लॉक दोबारा से यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब लॉक का ये है कि अब आप इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको अनलॉक करता हूँ। ठीक है जी, ये अनलॉक हो गई है। अनलॉक करने के बाद अब मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ और अगर मूव टूल लेके इसको पिक करूँ तो ये पिक भी हो जाएगा। मैं इसको ज़रा वापस करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से जो लेयर मैंने ऑफ़ की थी मैं इस लेयर को ऑन करता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल T करके इस इमेज को दोबारा से बड़ा करता हूँ मैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है जी, जस्ट ये मैं वैसे कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत है सच नहीं है। ओके जी, अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ। ठीक है जी, यानी कि ओपेसिटी का टूल यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लेयर्स के अंदर देखो ये ओपेसिटी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इसको क्लिक कर देता हूँ, जस्ट वंस मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ओके जी, आपको ये ओपेसिटी का नज़र आ रहा है और यहाँ पे 100% लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी बिल्कुल ज़ीरो ओपेसिटी है, यानी कि आपका ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं हुआ हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ड्रैग करना शुरू करो पीछे। ठीक है जी, ये ड्रैग करेंगे तो आपको अब इमेज ब्लर होता हुआ और बैकग्राउंड से कलर नज़र आना शुरू हो गया। आप इसको ज़ीरो के ऊपर ले जाओगे अगर तो पिछला जो इमेज है वो पूरा ब्लर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको इंक्रीज़ करोगे तो ये आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखें मैं दोबारा इसको इंक्रीज़ करता हूँ, ये यहाँ से इंक्रीज़ हो गया। ओके, अगर आप एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ
फिर जहाँ पर भी आपको नंबर्स नज़र आ रहे होंगे जैसे 100% है, नीचे फिल 100% है, तो आप अगर ओपेसिटी पे जाके क्लिक करो, एक दो जस्ट क्लिक करो, फिर आप इसको दाएं बाएं करोगे ना तो इसकी परसेंटेज यहाँ से भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, वो जिस तरह हम कोरल में करते थे ना कि वो साइड पे आ जाता थी उसकी क्या कहते हैं, एक बार सी आ जाती थी और उसके ऊपर आप उसको आगे पीछे कर लेते थे। इसकी वो बार नहीं आती, जस्ट आप क्लिक कर जब इसके ऊपर लेकर जाते हो, देखो ये डबल एरो हो गया है। तो मैं जूम भी कर देता हूँ, देखो डबल एरो हो गया है। तो आप जब इसको क्लिक करते हो और फिर यूँ ड्रैग करते हो तो ये वही ड्रैग वाला बन जाता है, आप इसको उसी तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, मैं इसको लेट सपोज 100% कर देता हूँ। 100% करने के बाद मैं लेयर 1 को दोबारा से ऊपर ले जाता हूँ, लेयर 0 नीचे आ गई, लेयर 1 ऊपर हो गई, और अब इस लेयर 1 को मैं ट्रांसपेरेंट करता हूँ। ठीक है जी, तो आप इफ़ेक्ट देखोगे कि ये देखें कलर्स यूँ आना शुरू हो गए हैं आपके। ठीक है जी, यानी कि वो जो इमेज है वो आपका आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन की तरफ मूव होता जा रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस में से एक है इसको ब्लर करने की। और अगर आप नीचे देखो ना फिल, लेट सपोज मैं इसको 100 करता हूँ, ठीक है जी, और फिल की तरफ जाता हूँ और फिल कम करता हूँ। ठीक है जी, तो ये भी एक किस्म की ओपेसिटी ही कर रहा है। ठीक है जी, यानी कि ट्रांसपेरेंट ही कर रहा है इसके अंदर। लेकिन इसके और भी काम हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेज हैं, क्योंकि एक ही काम के लिए दो चीज़ें नहीं बनाई जाती, इसका यूज़ और भी है, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या है, अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे कि क्या है। फ़िलहाल हम जो ओपेसिटी है यानी कि ट्रांसपेरेंसी है वो हम इसी से क्रिएट करेंगे कि इसको हम मूव करें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ओपेसिटी का यहाँ तक है। एक चीज़ जो इसके अंदर से लेयर वाले यहाँ से ऑप्शंस में से ये वाले लॉक्स में से रह गई है वो है आर्बिट्रेशन। ठीक है जी, ये हम इसको भी अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये आर्ट बोर्ड के अंदर यूज़ होती है। आर्ट बोर्ड क्योंकि हम अभी पढ़ रहे नहीं हैं, जो शुरू में हमारे पास एक आर्ट बोर्ड की ऑप्शन आती है, ये उसकी बात हो रही है, वो पढ़ रहे हो तो फिर ये लॉक आता है। अदरवाइज़ इस लॉक की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको भी अभी छोड़ देता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है ब्लेंडिंग मोड्स आते हैं। ठीक है जी, ब्लेंडिंग मोड्स और ब्लेंडिंग टाइप्स में डिफरेंस है। अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ब्लेंडिंग मोड। तो ये यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो तो आपके पास ये ढेर सारे ब्लेंडिंग मोड्स आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, अब इसको करने से पहले मैं इसको ओपेसिटी को दोबारा से फुल कर देता हूँ 100% पे। ठीक है जी, ताकि मैं इस ऑप्शन को देख सकूँ कि ये ऑप्शन क्या है, और बल्कि मैं इस लेयर को भी अब डिलीट कर देता हूँ, मैं कोई इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फ़िलहाल नीचे से भी आप डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पर लेट सपोज़ कोई एक और इमेज जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं हम। ठीक है जी, बल्कि यहाँ से भी मैं इसको क्लोज़ करके चलेंगे, इसको रहने देता हूँ। मैं यहाँ से एक नई फ़ाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। लेट सपोज़ मैं ये एक जो ड्राइंग सी है, आर्ट वर्क है, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, और इसको इंपोर्ट करने के बाद मैं ये वाला इमेज ड्रैग करके ओके जी, तो मैं इस वाले इमेज को यहाँ से पकड़ के इस वाले में ड्रैग करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा साइज़ इसका बड़ा है, अगेन मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पर मैं इस ऑप्शंस को देख सकूँ। ठीक है जी, ये जो ब्लेंडिंग की ऑप्शन है, ठीक है, इस पे अब आप यहाँ से क्लिक कर दें। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाह रहे तो आपके पास कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का ऑप्शन मौजूद है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट, ये कंट्रोल टी लेट सपोज किया आपने यहाँ पर, और इसको कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल वी कर दें, सॉरी ये बैक वाला आ गया है। ओके जी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल यहाँ पर वी कर देंगे। ठीक है जी, और ये हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब इसका साइज़ क्योंकि बड़ा आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल टी करता हूँ और साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि दोनों को हम साइड बाय साइड देख सकें। ठीक है जी, इसको करने के बाद मैं यहाँ से मूव टूल ले लेता हूँ। मूव टूल लेने के बाद मैं यहाँ से इसको नॉर्मल के ऊपर जब इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो आप यहाँ से देखिएगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लर हो रहा है, जो कि अभी ऑप्शंस हमने देखी थी। लेकिन अगर मैं यहाँ से नॉर्मल की जगह इसको डिज़ोल्व कर देता हूँ और डिज़ोल्व करने के बाद ये 100% से मैं आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करता हूँ, ये आपको ग्रेन्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी, ये देखें, ये आपको यहाँ पर अब बिल्कुल डिफरेंट किस्म की ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है। अगर आप कंट्रोल इसको प्लस करके जूम करके देखो
यहाँ पर, तो ये देखें, ठीक है जी। और मैं इसको अब दोबारा 100% के ऊपर ले जाता हूँ। 100% पे जाकर देखें तो ये आपके पूरे पिक्सल्स फ्रंट वाले इमेज के नज़र आ रहे हैं। देखें, थोड़ा सा मैं और इसको बाहर करता हूँ, ये देखें, ये सिर्फ फ्रंट वाला नज़र आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख कर इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि रैंडमली ये फ्रंट वाली पिक्चर के कुछ कुछ पिक्सल्स गायब करना शुरू कर देगा। देखें, फिर और आप पीछे करें और जो रिमूव कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे के सारे जितने होंगे ये सब के सब रिमूव कर देगा ज़ीरो के ऊपर। और आप इंक्रीज़ करते जाओ तो ये देखें, अब पुराने वाले इमेज के कुछ ना कुछ, ये रैंडमली होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही इसके ऊपर करे, ये डिफरेंट के ऊपर भी कर सकता है। और आप यहाँ से देखते हैं कि ये रिमूव हो रहे हैं। ठीक है जी, मैं इसको वापस जूम आउट करता हूँ, और जूम आउट करने के बाद मैं यहाँ से अब इसकी और ऑप्शंस को देखता हूँ। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं, जैसे ये डार्कन है, ये इजी है आपकी। उसके बाद मल्टीप्लाई जो है, इसका भी एक फ़िक्स्ड फार्मूला है, लेकिन बाकी सब जो हैं इनका कोई भी फ़िक्स फार्मूला नहीं है। इसमें से आप लाइटन के ऊपर आएंगे तो भी फ़िक्स फार्मूला है स्क्रीन के ऊपर, बाकी जितने के ऊपर भी आप जाएंगे ना, इनका कोई फ़िक्स फार्मूला नहीं है। हर कलर के अकॉर्डिंगली ये आपको डिफरेंट शेड्स देता जाएगा। जैसे ये देखें, ये इस पे और आ रहा है यहाँ पर। अब यही ऑप्शन अगर मैं किसी और कलर कॉम्बिनेशन पे यूज़ करूँगा तो ये डिफरेंट आएंगे। तो ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास, ये देखें अब ये आ रहा है। इसी तरह से ये ह्यूज़ हैं, सैचुरेशन है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ह्यूज़ सैचुरेशन क्या है। ठीक है जी, तो मेन हम जो इसमें देखेंगे वो ये है डार्कन, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई। डार्कन का मतलब ये है कि इस इमेज में से जो डार्क कलर्स हैं, जैसे ब्लैक इज़ अ डार्क कलर, ये ब्लैक कलर को छोड़ देगा, और ये जो वाइट इसके अंदर कलर आपको नज़र आ रहा है ये सारा रिमूव कर देगा। जैसे ही मैं डार्कन के ऊपर जाता हूँ ना, तो आप देखें कि यहाँ से वाइट कलर सारा ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देखेंगे कि ये वाइट कलर इस लेयर से गायब हो गया है, ये देखें। ठीक है जी, अभी तो ये आपको बैकड्रॉप नज़र आ रहा है ना इसका। ठीक है जी, तो अदरवाइज़ ये पूरे का पूरा जो आपका यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि इसने वाइट पोर्शन जितना इस इमेज का था वो गायब कर दिया, और सिर्फ ब्लैक वाला पोर्शन रह गया, इसीलिए वाइट के बैकड्रॉप में से आपको ये बेरीज नज़र आ रही हैं। इसके ऑपोजिट है लाइटन। अब ज़रा इसके इमेज के ऊपर गौर कीजिएगा। ठीक है जी, इमेज के ऊपर आप गौर करें, मैं इसको ज़रा आउट करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से मैं इसको लाइटन कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अब वो जो ब्लैक पार्ट था वो चला गया है, वाइट पार्ट्स जितने हैं वो रह गए हैं। ठीक है जी, अब आप इसको जूम करें। ठीक है जी, तो आपको नज़र आएगा कि जो डार्क पोर्शन था वो इसने ख़त्म कर दी। ओके जी, मैं इसको वापस जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए, यहाँ से मैं इसको जूम आउट करता हूँ। ठीक है जी, और मज़ीद ऑप्शंस फिर हम देख। ओके, इसी के ऊपर मैं एक और इमेज लेकर आता हूँ और इस इमेज से ये चेक करता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से इस लेयर को, ताकि मैं नया वाला यहाँ से ले आऊँ। मैं एक और इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है जी, ये एक कह लें कि पत्ता सा है, इसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसको यहाँ से मैं यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ कि जी इसका साइज़ भी अगेन मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसके ऊपर वाइट पोर्शन ज़रा ज़्यादा है, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी, ये अगेन यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस लेयर के ऊपर रहते हुए यहाँ से नॉर्मल में जाता हूँ और ये मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है जी, डार्कन से भी यही काम होता है, लेकिन मल्टीप्लाई प्योर जो वाइट कलर्स हैं उनको ख़त्म कर देता है, बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। और ये देखें, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। अब आपको ये जूम करके मैं दिखाता हूँ, तो ये देखें वाइट कलर जहाँ जहाँ भी आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। डार्कन जब मैंने पिछली दफ़ा किया था, जो पिछले उसके अंदर मैंने डार्कन किया था, तो उससे कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ था, कम हो गया था। यहाँ पर ये बिल्कुल रिमूव हो गया। इसी का ऑपोजिट है, अगर आप देखो तो यहाँ से मल्टीप्लाई में जाओ, मल्टीप्लाई में जाने के बाद यहाँ से इसको अगर आप स्क्रीन करते हैं, एक्चुअली इसके अंदर प्योर वाइट कलर नहीं है, प्योर वाइट कलर, एक सेकंड में यहाँ से इसको कोई प्योर वाइट कलर की वाली पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि स्क्रीन कर रहा हूँ तो ये अभी भी मुझे ब्लैक बीच में पोर्शन, बल्कि शायद चेरीज़ नज़र आ रही होंगी। एक सेकंड जी, बिल्कुल ये रिमूव हो गया है, ये जस्ट हमें बैक से चेरीज़ नज़र आ रही हैं, अदरवाइज़ हमारा जो ब्लैक है वो रिमूव हो गया। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई और पिक्चर हो तो भी मैं देख लेता हूँ। मैंने भी देखा है इसको, पिक्चर मुझे कोई और नज़र नहीं आई है,
तो मैं कोई और पिक्चर लेके भी इसको देख लेता हूँ, ठीक है जी। तो मकसद ये था बताने का कि आप इस तरह से ये वाले काम कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एक और फीचर भी है बड़ा मज़ेदार सा, उसको अगर आप देखें, यहाँ से मैं इसको नॉर्मल पे करता हूँ। नॉर्मल पे करने के बाद मैं दूसरा वाला इमेज इंपोर्ट करता हूँ। ये वाले इमेज के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ग्रे कलर है, इट्स नॉट प्योर ब्लैक एंड वाइट। मैं देखता हूँ कि दूसरा वाला इमेज जो मेरा है वो प्योर ब्लैक एंड वाइट है, ये वाला, ठीक है जी। मैं इसको जो है ना इंपोर्ट कर लेता हूँ वहाँ पे, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से यहाँ पर लाकर पेस्ट करता हूँ, इसको फिर अगेन मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ से मैं एक और ऑप्शन देखता हूँ जो कि इन्वर्स की ऑप्शन है। तो यहाँ से मैं इसको इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ पर नीचे ये आ रहा है इन्वर्ट, ठीक है जी। कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। अगर मैं इस पर इन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ तो होगा क्या कि जहाँ जहाँ ब्लैक कलर्स हैं आपको इमेज के अंदर नज़र आ रहे होंगे, ये ब्लैक कलर्स हैं और वाइट कलर है। जैसे मैं इन्वर्ट पे क्लिक करूँगा तो जो ब्लैक था वो वाइट हो जाएगा और जो वाइट था वो ब्लैक हो जाएगा, यानी कि टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट। वो जो इमेज था आपका बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मैं ज़रा कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ से अब आपको दोबारा इसको करके बताता हूँ कि इमेज में जाके एडजस्टमेंट करेंगे, ये जस्ट ब्लैक एंड वाइट के लिए, ठीक है जी। इन्वर्ट करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट कलर्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। यानी कि 2 कलर्स के लिए ये वाइट और ब्लैक आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जहाँ जहाँ वाइट आ रहा था वहाँ ब्लैक आ जाएगा और जहाँ ब्लैक आ रहा था वहाँ वाइट कलर आ जाएगा। तो ये इसके अंदर हमारे पास चेंज आती है इन्वर्स से, और बाकी ऑप्शंस भी अभी हम देखते हैं जी। तो ये हम इसको इमेज को मैं अब रिमूव करता हूँ यहाँ से, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ और बाकी ऑप्शंस को मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से यूँ डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब जो सेकंड मैं 1-2 इमेजेस और ओपन करता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो बाकी ब्लेंडिंग के मॉड्स हैं वो कैसे डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से। मैं इस इमेज को इंपोर्ट करता हूँ जिसके ऊपर कुछ चेरी जो बनी है स्ट्रॉबेरीज। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर और यहाँ से इसको ड्रैग करके इस वाले इमेज के ऊपर ड्रॉप करता हूँ। कंट्रोल टी करके इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ सेंटर में रखता हूँ, ठीक है जी। अब ये इसका बैकग्राउंड डार्क है और चेरीज़ भी जो हैं वो रेड कलर की हैं। अब मैं ये ब्लेंडिंग ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से मैं ये लेयर सेलेक्ट कर ली। लेयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको डार्कन करता हूँ, ठीक है जी। डार्कन करने से वो जो वाइट कलर्स हैं इसके अंदर से वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है जी। नॉर्मल के ऊपर आप करें तो देखें ये जो शाइन सी है ये थोड़ा सा ना लाइट कलर आ रहे हैं इसके अंदर। ये लाइट कलर उसको रिमूव कर देगा और सिर्फ डार्कन कलर्स रह जाएंगे। और इसी तरह लाइटन करेंगे तो आपके जो डार्क कलर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जो लाइट कलर्स हैं सिर्फ वो रह जाएंगे। अब बाकी ऑप्शंस जो है ना इनका फ़िक्स फार्मूला नहीं। जैसे मल्टीप्लाई है, जो पहले ऑप्शन हमने देखा उसके अंदर मल्टीप्लाई क्या कर रहा था कि आपके जितने भी वाइट कलर्स थे उनको रिमूव कर देता था, ठीक है जी, और ब्लैक कलर्स रह जाते थे। और लाइटन क्या करता था कि आपका ब्लैक कलर ख़त्म हो जाता था और सिर्फ वाइट कलर रह जाता था। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट रिज़ल्ट आ रहा है हर एक के लिए। ये देखें हर एक में ये डिफरेंट रिज़ल्ट्स देगा और डिफरेंट कलर्स के हिसाब से ये चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होगा अभी मैं आपको यहाँ पे एक और इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा और वो इमेज आपको यहाँ से मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं एक और यहाँ पे इमेज इंपोर्ट करता हूँ जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट कलर का होगा। लेट्स सपोज ये वाला इमेज मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। इंपोर्ट करने के बाद ये वाला इमेज मैं यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। इसका साइज़ अगेन थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि ज़्यादा हमें बेहतर व्यू आ सके, ठीक है जी। मैं इसको उठा के थोड़ा सेंटर में करता हूँ और अब मैं वो लाइटन इफेक्ट, ये सारे जो ब्लेंडिंग टूल हैं एक दफ़ा दोबारा से करता हूँ आपके सामने। ये देखें डार्कन, सिर्फ डार्क कलर रहेगी क्योंकि इसके अंदर थे ही कम डार्क कलर्स। तो ये सिर्फ ये वाला जो ब्लैक सा कलर है और थोड़े से रेड का पोर्शन है ये आया है। मल्टीप्लाई के अंदर वाइट सारा ख़त्म हो गया, ठीक है जी। जितना वाइट पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। कलर बर्न्स अब देखें ये बिल्कुल उससे डिफरेंट रिज़ल्ट आ रहा है। जैसा उसके अंदर आ रहा था वैसा रिज़ल्ट नहीं आ रहा। हर एक का इसके अंदर डिफरेंट इफ़ेक्ट आ रही है। देखें डिफरेंस के अंदर एक्सक्लूसिव, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, उस वाले से ऑपोजिट रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मल्टीप्लाई और यहाँ से स्क्रीन का इफेक्ट तकरीबन सेम ही है कि ये वाइट कलर्स को आपके ले आता है, रेड ब्लैक को रिमूव कर देता है, ठीक है जी। और ये वाला जो है ये आपका वाइट को रिमूव कर देता है और
ब्लैक वाला पोर्शन रह जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी ब्लेंडिंग की डिफरेंट ऑप्शंस थी जो हमने देखी हैं। इससे पहले ओपेसिटी हमने देखी, फिर ये हमने लॉक्स देखे हैं। ओके जी, मैं इस लेयर को अब डिलीट कर देता हूँ और लेयर डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं कुछ और ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लेयर्स क्रिएट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ये थोड़ी सी लेयर्स मैंने क्रिएट कर ली हैं। लेट सपोज ये 4 लेयर्स मैंने क्रिएट कर रही हैं और आप यहाँ से इसकी काइंड्स देख सकते हैं कि सेम नेम वाली जो हैं वो नज़र आए और नेम आप टाइप कर सकते हो लेयर। ठीक है जी, अगर बहुत ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर लेयर्स हों तो ये नाम, क्योंकि आप किसी नाम से सेव करते हैं लेयर्स को कि ये फ़लाँ लेयर है, ये फ़लाँ लेयर है, ये हम डिटेल में देखेंगे कि नाम क्यों देते हैं हम इनको। तो देखें ये लेयर वाली और बैकग्राउंड वाली अभी इस वक्त गायब हो गई क्योंकि इसका नाम डिफरेंट था। मैं यहाँ से अगर सिर्फ बैकग्राउंड लिखता हूँ, बैक लिखता हूँ, तो ये देखेंगे कि आप बैकग्राउंड लेयर आ गई है, बाकी सारी यहाँ से रिमूव हो गई हैं। तो सर्चिंग के लिए अगर आपने 15-20 लेयर्स बनाई हैं और आपको नाम याद नहीं है तो आप उसको इस तरह से भी सर्च कर लेते। एक और मेथड ये है कि आप सिलेक्ट करो 1 लेयर, 2 लेयर, 4 लेयर्स हैं और आपके पास 15-20 लेयर्स हैं। ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी लेयर किस जगह पर है, तो आप सिंपली क्या करो इनको कि 1 लेयर पे क्लिक करो, शिफ्ट दबाओ और पहली वाली लेयर पे आ जाओ। तो ये जितनी दरमियान में लेयर्स आ रही होंगी ये तमाम की तमाम सिलेक्ट हो जाएंगी। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और बताता हूँ आपको, शिफ्ट दबाया मैंने कीबोर्ड से और मैं यहाँ से टॉप के ऊपर आया और ये सारी की सारी सिलेक्ट हो गई हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये एक एक सिलेक्ट करनी है, यानी कि लेट सपोज मैंने लेयर 2 सिलेक्ट नहीं करनी, लेयर 2 मुझे नहीं चाहिए है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल दबाऊँगा और लेयर 3 पे क्लिक करूँगा और लेयर 4 पे क्लिक करूँगा। ये क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ लेयर्स में जाकर और ये ग्रुप होगा यहाँ पर ग्रुप लेयर्स। ठीक है जी, आप यहाँ पे इसको ग्रुप कर सकते हो। ठीक है जी, और दूसरा मेथड इसका क्या है, दूसरा मेथड ये है आपके पास, यहाँ से बैक हुआ है, मैं इसको बैक रिमूव करता हूँ। देखें ये ग्रुप 1 आ गया। अब आप इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो ये लेयर्स बाकी आपको तीनों नज़र आ जाएंगी जो मैंने ग्रुप की हैं। ठीक है जी, मैं इसको दोबारा यहाँ पे करता हूँ तो देखें लेयर 2 अभी भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे दूसरा मेथड ये है ग्रुप करने का कि मैं यहाँ से, एक सेकंड में इसको ज़रा वापस करता हूँ। अब मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+G। मैं इसको करूँगा तो ये अनग्रुप हो जाएंगी वापस। और मैं अगर दोबारा ग्रुप करना चाहूँ, किसी और लेयर को ग्रुप करना चाह रहा हूँ, लेट सपोज 1 2 और 3 को ग्रुप करना चाह रहा हूँ, तो मैं कीबोर्ड से Ctrl+G दबाऊँगा। तो मैं इसको बजाय इसके कि मैं लेयर्स में जाऊँ, यहीं से ही Ctrl+G दबाकर इसको एक लेयर के अंदर ग्रुप कर दूँगा। और आप बाकी सारी देखिए, मैंने एक को रिमूव करूँगा ना, एक को अगर यहाँ से आँख रिमूव करूँगा तो ये जितनी इसके अंदर मौजूद होंगी वो भी सारी फिर नज़र नहीं आएंगी। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, हम आगे यूज़ करेंगे, इनका यूज़ तो आगे है लेकिन यहाँ पर आपको बताएंगे तो ही आगे फिर जब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर आप चीज़ें बनाओगे तो फिर उस वक्त आपको आसानी रहेगी कि इस तरह से लेयर्स ऐड होती हैं। ठीक है जी, तकरीबन हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। यहाँ से जस्ट हमारी कुछ चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ह्यू सैचुरेशन जैसे मैंने आपको बताया था बाद में करेंगे। कलर को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ डिस्कस। यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने एक चेरीज़ जो हैं वो निकाली हुई हैं, चेरीज़ को मैं ले आता हूँ यहाँ पर, या बल्कि इसी चेरीज़ वाले के ऊपर ही कर लेते हैं। लेट सपोज मैं इस चेरी को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के लिए मैं ये यहाँ से क्विक टूल जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, मैं इसको आगे मूव करता जाता हूँ, रैंडमली कर रहा हूँ, बाद में फिर आप इसको क्योंकि मेरा मकसद और है इस वक्त। जस्ट सेकंड मैं इसको दोबारा करूँ क्योंकि ये इसने उसके भी बीच में कर दिया था, मुझे वो वाला पार्ट नहीं चाहिए। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ ताकि वो बीच में चेरीज़ इसको छोड़ दे, स्ट्रॉबेरीज़ को। अगेन इसने सारा सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी, और ये वाला पार्ट भी करते हैं। ठीक है, और मैं इसको सारा सिलेक्ट इन्वर्स कर लेता हूँ बाद में, क्योंकि मैं इस साइड से आता हूँ तो ये बीच में इसको भी इंक्लूड कर देता है। इसको यहाँ से ओके जी, मैंने इसकी ये सिलेक्शन कर ली है। थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ी है इसके ऊपर।
ठीक है जी। तो मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक और लेयर बनाता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ एक लेयर को। ठीक है जी, ये लेयर मेरे पास ऐड हो गई है और अब मैं इसके ऊपर इसको कोई कलर देना चाहता हूँ। तो लेट सपोज़ मैं यहाँ से इसको एक कलर ले लेता हूँ ब्रश टूल लेके। ठीक है जी, लेट सपोज़ इसको मैं ब्लैक, बल्कि ब्लैक की जगह मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देता हूँ, इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है जी, ग्रीन दे दें, ब्लू दे दें, कोई आपकी मर्ज़ी है। जस्ट ये मैं एक आपको ऑप्शन दिखाने के लिए कर रहा हूँ। देखें, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, ओके हो गया। ओके जी, मैं इसके ऊपर फिल कर देता हूँ। अब ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये स्ट्रॉबेरीज़ थी, ये मैंने ग्रीन कर दी हैं। अब रीज़न क्या है इसको ग्रीन करने की, वो जस्ट वो जो एक ब्लेंडिंग ऑप्शन है वो दिखाने के लिए कि ये ब्लेंडिंग ऑप्शन कैसे वर्क करती है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कलर बड़ा बुरा सा लग रहा है और ये इस तरह से इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा। यहाँ से मैं ब्लेंडिंग जो ऑप्शन है यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं इसको कलर करता हूँ। तो अब आप ये देखो कि ये कलर पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हो गया और चेरीज़ जो आपकी स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो रेड कलर से ग्रीन कलर के अंदर हो गई हैं। ठीक है जी, और आप इसको कोई और कलर भी दे सकते हो, जैसे लेट सपोज़ अगर मैंने इसको ब्लू कलर दिया होता, ठीक है जी, तो फिर ये ब्लू के हिसाब से ब्लू हो जाती। ठीक है जी, मैं यहाँ से इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ब्लू करके ओके करता हूँ, बकेट से इसको फिल कर देता हूँ। ठीक है जी, फिल करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ ब्लेंडिंग में आता हूँ और कलर कर देता हूँ। अब ये ब्लू के अंदर शिफ्ट हो गई हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास डिफरेंट ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इस्तेमाल ही करनी है, जस्ट एक ऑप्शन के तौर पे है। कलर आपकी फ़िलहाल हो गई हैं, अच्छा मेथड कह लें या बुरा मेथड कह लें वो बात की डिस्कशन है, जस्ट ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस दिखाने के लिए। इसी को अगर आप कर देते हैं ल्यूमिनोसिटी में देखें तो ये फिर अपने कलर दे रहा है और इसके ऊपर अब आप जो मर्ज़ी कलर करते रहें ये इसी शेड के अंदर रहेगा, चाहे ऊपर वाली लेयर के अंदर कोई भी कलर है इसको उठा के आप ग्रीन कर दें। ठीक है जी, तब भी ल्यूमिनोसिटी अपना अप्लाई कर रहा है, इस लेयर को नहीं देख रहा, जस्ट वो इमेज के हिसाब से एक ल्यूमिनोसिटी क्रिएट कर देता है। फिर आप ऊपर जो मर्ज़ी करते रहें वो अपने हिसाब से उसके कलर्स जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये ग्रीन कर दी है, पहले ब्लू था, तब भी उसका एक अपना ही इफ़ेक्ट जनरेट हुआ है, वो इस कलर को नहीं देख रहा। तो ये हमारा लेयर्स का था। इसके बाद जो हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है आज के लेक्चर का, वो है हमारा क्रॉप टूल है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये आपको क्रॉप टूल नज़र आ रहा होगा। इसको हम देखेंगे कि क्रॉप टूल कैसे काम करता है। वैसे तो आपने क्रॉप को यूज़ किया होगा, कोरल के अंदर भी हमने यूज़ किया था क्रॉप को। वैसे भी हम इमेज पेंट अगर करते हैं तो उसके अंदर भी क्रॉप को यूज़ करते हैं। क्रॉप क्या है, बेसिकली आपका एक सिलेक्टेड एरिया जो भी होता है आपके इमेज का, आप चाहते हैं कि बाकी वाली चीज़ें रिमूव हो जाएं और जस्ट एक सिलेक्टेड एरिया रह जाए, तो उसके लिए आप ये क्रॉप को यूज़ करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्रॉप टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं। मैं ये तमाम जो विंडोज़ ओपन है इनको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ और किसी एक इमेज के ऊपर जो है वो स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे हमने इसको यूज़ करने में। फ़िलहाल ये बाकी तमाम तर विंडोज़ बंद कर दूँ, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, या चलें इसी के ऊपर ही हम अप्लाई कर लेते हैं। चलें, वो डिलीट हो गया है। मैं एक नया इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज़ मैं ये बिल्डिंग ओपन कर लेता हूँ। ओके जी, अब क्रॉप टूल कैसे काम करता है, जैसे मैंने कहा अनवांटेड एरिया निकालने के लिए तो आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये साइडों पे हैंडल्स ऑटोमेटिकली आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं करूँगा क्या, इन हैंडल्स को पकड़ के ये ऊपर वाला स्काई का पोर्शन मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा आ रहा है, मैं इसको यहाँ से यूँ क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, और आपका ये एरिया इस से बाहर चला गया। ठीक है जी, और जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो वो एरिया जो आपका अनवांटेड था वो यहाँ से डिलीट हो गया। मैं किसी और इमेज के ऊपर भी एक दफ़ा आपको अप्लाई करके बता देता हूँ, है तो सिंपल है बिल्कुल, लेकिन चलें जस्ट ये चेरीज़ वाला देख लेते हैं। ठीक है जी, सॉरी मैं बार बार इसको चेरी कह रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी है, शायद मेरा वो दो इमेज पहले चेरी वाला था तो वो इस वजह से चेरी जो है बार बार आ रहा है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मज़ीद यूँ छोटा करके, ठीक है जी, यहाँ से यूँ करता हूँ इसको और यहाँ से इसको यूँ स्ट्रेच करता हूँ और एंटर करूँगा तो ये फिर मेरा जो अनवांटेड एरिया था वो यहाँ से निकल गया और एक छोटा पार्ट जो पिक्चर का सेंटर जिसमें सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ आ रही थी वो नज़र आ रही हैं, बाकी सारा अनवांटेड एरिया रिमूव हो गया। तो ये हमारा जो क्रॉप है उसका पहला फ़ीचर है
कि हम अनवांटेड एरिया को निकाल सकते हैं। ओके जी, इसके बाद जो है मैं एक दो चीज़ें और आपको दिखाना चाहता हूँ क्रॉप टूल के अंदर। जैसे क्रॉप टूल को मैंने किया था, मैंने इस इमेज को वापस रिस्टोर किया है, ठीक है जी। और इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये रेशोज़ हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और मेरे रेशो के अंदर होता है विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन जो सिलेक्टेड था, इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है ओरिजिनल रेशो। ओरिजिनल रेशो पे अगर आप क्लिक करो तो अब आप इसको जब छोटा करोगे, लेट सपोज मैं इसको यहाँ से छोटा करता हूँ। अब होना तो ये चाहिए था, जैसे मैं पहले क्रॉप कर रहा था कि ये साइड कर रहा हूँ तो सिर्फ ये वाली हो, ये वाली कर रहा हूँ तो सिर्फ ये वाली हो। अब ऐसे नहीं हो रहा। अब हो यूँ रहा है कि आपका ये लेट सपोज मैं इसको वापस ले जाता हूँ ओरिजिनल साइज़ के ऊपर यहाँ पर, ठीक है जी। और इसको मैं यहाँ से यूँ करता हूँ, ठीक है जी। लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है जी। एंटर किया तो ये इमेज रह गया मेरे पास। इससे पहले क्या था कि जब ये विड्थ रेशो के अंदर है तो आप इसको यूँ ड्रैग करें तो देखें अब ये सारी उस तरह से नहीं जा रहा, ठीक है जी। ये अगर आप देखो गौर से तो ये अब अपनी जिस तरह पुराना मूव हो रहा था उसी तरह मूव हो रहा है। एक साइड से मूव करते हैं, सिर्फ एक साइड से होता है। लेकिन जब आप इसको दूसरी तरफ करते हैं तो फिर ये अपनी दूसरी ऑप्शंस में चला जाता है। जैसे ओरिजिनल में मैं क्लिक करता हूँ तो जो इसकी पिक्चर की ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशो है ना, वो उसको छेड़ने नहीं देता। और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, स्पेशली जब आपके पास कोई ऐसा साइज़ आ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज इंपोर्ट करके, कि जब आप जिसके अंदर कोई एनिमल्स हों या ह्यूमंस हों, उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है जी। जब आप एस्पेक्ट रेशो मेंटेन नहीं करते, इवन ये ग्लास जो है अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो भी ये बड़ा अजीब सा कर देगा इसको, ठीक है जी। तो वो इन चीज़ों को रखने के लिए नॉर्मली ये किया जाता है। लेट सपोज मैं इसी ग्लास को कर लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से इसको ओरिजिनल नहीं रखता, विड्थ रेशो पे रख लेता हूँ। अब मैं इसको ना थोड़ा सा ना डिक्रीज़ करता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि जब मैं इस इमेज को फिर छेड़ूंगा ना, ये भी तो आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से बस छोटा हो गया है। ये छोटा नहीं हुआ। जब हम इसको इमेज के अंदर जेपीजी के अंदर कर देंगे तो इसका साइज़ चेंज हो जाएगा। मैं इसको मज़ीद जो है ना क्रॉप करता हूँ और इसका साइज़ यूँ कर देता हूँ, ठीक है जी। तो यूँ जब मैं इसको करूँगा, इसकी ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशो चेंज हो गई है, ठीक है। अब जब मैं इस इमेज को सेव करूँगा ना तो ये ग्लास बड़ा अजीब सा फैल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल इमेज जो है उसका साइज़ वो चेंज नहीं हुआ। तो ये सारा जो इसका था एस्पेक्ट रेशो को ख़राब कर देता है। अगर कोई पतला बंदा है तो वो मोटा हो जाएगा, फिश आई के अंदर चला जाएगा। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जिसमें आपके पास ह्यूमंस या कोई एनिमल्स या इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट्स आ रहे हों, उसमें फिर आप ये ओरिजिनल रेशो वाला यूज़ करेंगे तो आपकी अच्छे तरीके के साथ इमेजेस जो हैं वो क्रॉप होंगे। ओके जी, इसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। इस इमेज को मैं डिलीट करता हूँ और एक चीज़ मैं आपको, बल्कि यहाँ पर इंटरनेट पे मैंने सर्च की है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नॉर्मली जब आप जितनी भी पिक्चर्स देखोगे ना, सीनिक पिक्चर, नेचुरल पिक्चर्स, ये मैंने नेचर होराइज़न वो चीज़ होती है जहाँ पे ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हैं। तो अगर आप जितनी इमेजेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे ना नेचर के, ये बैलेंस्ड इमेजेस हैं। आपको कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा होगा, देखिए तकरीबन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है। जितने भी आप होराइजन्स देखोगे इसकी क्वालिटी यही है कि ये स्ट्रेट आ रहे होंगे, देखें सारे स्ट्रेट आ रहे हैं, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई ऐसा इमेज है जिसको आपने स्ट्रेट करना है, क्योंकि ये इम्बैलेंस हो तो ये बुरा लगता है, फ़ोटोग्राफी में भी अच्छा नहीं लगता। अब जितने भी ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये तकरीबन सारे के सारे परफेक्टली बैलेंस है। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। अगर आपके पास कोई एक ऐसा इमेज है जो स्ट्रेट नहीं है जिसका बैकग्राउंड, ठीक है जी, उसको आपने स्ट्रेट करना है, तो ये इसके अंदर आपको ऑप्शन देता है। मैं फ़ाइल ओपन करता हूँ। इस इमेज की ज़रा क्वालिटी कह लो हल्की है, लेकिन फिर भी इसी के ऊपर ही हम अप्लाई कर लेते हैं। मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ये देखें, अगर आप इसको गौर से देखें ना तो ये ग्रास जो है ये तिरछी है यहाँ से, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। और ये जिसकी वजह से आपका इमेज उतना अच्छा नहीं लगता जितना अगर ये दोनों बराबर हों तो अच्छा लगता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने ये क्रॉप टूल तो आपने लिया हुआ है। क्रॉप टूल लेने के बाद ये ऊपर टॉप के ऊपर आपको एक स्ट्रेटन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इस स्ट्रेटन के ऊपर अगर आप क्लिक कर दोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ से इसको क्लिक करके ये लाइन एक ड्रॉ कर दो। जहाँ से जितना तिरछा है ना उतनी ये लाइन ड्रॉ कर दे। देखिए जैसे मैंने यूँ किया ना, ये देखें इसने इमेज को सीधा कर दिया है, ठीक है। तो आपको जो इमेज था वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। आप एंटर दबाओगे तो अब ये देखो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ गई, और वो जो आपका तिरछापन आ रहा था, होराइज़न आपका टेढ़ा आ रहा था, ये
ऑटोमेटिकली इसको बैलेंस कर देता है यूजिंग स्ट्रेटन फंक्शन। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है। कोई बैकग्राउंड आप इमेज लेते हैं और उसका बैकग्राउंड तिरछा आ रहा है, क्योंकि फ़ोटोग्राफी के अंदर ये चीज़ें तिरछी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ खूबसूरती कम हो जाती है। देखिए आप इसके अंदर और जो पहले वाला इमेज था उसके अंदर अच्छा खासा एकदम से ब्यूटी का डिफरेंस आ गया जस्ट यूजिंग क्रॉप टूल। वैसे कहने को तो क्रॉप टूल एक बड़ा छोटा सा टूल है, इसके अंदर क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्रॉप टूल की फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन फीचर्स की वजह से। ओके जी, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद कुछ और मज़ीद ऑप्शंस हम देखते हैं। उसके लिए मैं नई पिक्चर्स इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। लेट सपोज़ मैं यहाँ से एक ओपन में जाता हूँ और लेट सपोज़ मैं ये वाली इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। और इसको इंपोर्ट करने के बाद आपको ये बंदा बिल्कुल सेंटर के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ से भी मैं आपको ग्रिड्स दिखाऊंगा। यहाँ पे ग्रिड्स आ रही होती हैं, यहाँ पे ये आपको टॉप के ऊपर ग्रिड नज़र आ रही है। और ये कुछ बेसिक रूल्स हैं फोटोग्राफी के, जिसमें रूल ऑफ थर्ड है, ग्रिड है, डायगनल्स हैं, ट्रायंगल्स है, गोल्डन है। इसके अंदर आप इमेजेस का होता है कि आपका जो मेन फोकस्ड इमेज है वो अगर इस पार्ट के अंदर आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे ये सेंटर में आ रहा है, ये किसी कॉर्नर में भी हो सकता था। रूल ऑफ थर्ड में अगर आप जाएंगे तो तीसरे डायगनल के अंदर अगर आ रहा है तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये सिंपल ग्रिड है जिसके अंदर आपको सारे जो है नज़र आने चाहिए। यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये फिर यहाँ से आपको शो होगा। ये देखिए यहाँ से प्रिंट में करता हूँ मैं, एक सेकेंड। यहाँ से इसको नेवर शो, सॉरी, ओके जी, ग्रिड आपको नज़र आ गया। इसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। रूल ऑफ थर्ड करेंगे तो ये 3 डायगनल्स आ जाएंगे। अगर अभी भी आप गौर करें तो ये तकरीबन इस कॉर्नर के करीब करीब आ रहा है, लेकिन प्रॉपर ये नहीं है, ठीक है। जिस तरह आप डायगनल्स करते हो तो ये अपने अपने रूल्स हैं। ये डायगनल में एडजस्ट हुआ भाई, देखें पूरा दरमियान वाले सर्कल में तकरीबन ये पार्ट इसका आ रहा है, ठीक है जी। तो ये अपने हिसाब से जो है ना इन्होंने एडजस्ट किए होते हैं कि अगर इस पार्ट के अंदर आपका मेन ऑब्जेक्ट आ रहा होगा तो वो खूबसूरत लगेगा। तो इस लिहाज से ये तमाम की तमाम डिवीज़न हुई होती है, ठीक है जी। इसके बाद आपको मज़ीद नीचे आओ तो गोल्डन रेशो है, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास गोल्डन स्पायरल है। तो ये अपने अपने इसके रूल्स हैं। इसके हिसाब से ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जस्ट रूल ऑफ थर्ड को हम देख लेंगे इसके अंदर कि रूल ऑफ थर्ड क्या है कि ये अगर इमेज थोड़ा सा आप क्रॉप करने से इस तीसरे डायगनल के अंदर अगर आप रख लें तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जैसे मैं अब इसको यहाँ से करने के बाद क्रॉप करता हूँ, ठीक है जी। तो ये तीसरे डायगनल के साथ टच हो रहा है। अगर मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा इधर ले जाऊं और यहाँ से ये वाला पोर्शन इस इमेज के अंदर से निकाल दूं, ठीक है जी, तो ये रूल ऑफ थर्ड जो है वो इसके ऊपर यानी कि तीसरे डायगनल के अंदर आ जाएगा। एंटर करता हूँ तो ये अब यहाँ पर इमेज जो है वो ज़्यादा कह लें कि अच्छा नज़र आता है समटाइम्स इन रूल्स के को फॉलो करने से, ठीक है जी। एक चीज़ और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि ये क्रॉप जब आप करते हैं और हैंडल एंटर करने के बाद आपके हैंडल्स गायब हो जाते हैं, फिर नहीं आ रहे, तो आप दोबारा से इसको यहाँ से यूँ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो ये हैंडल्स आ जाएंगे। अब हैंडल्स तो आ गए हैं लेकिन इसके साथ आपको पुराना जो इमेज था वो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो मैं इसको ज़रा ऑप्शन आपको बता देता हूँ। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसके सेकंड मैं इसको एंटर करके क्लोज़ करता हूँ और दोबारा से इस इमेज को इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ से इस इमेज को मैं दोबारा इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद लेट सपोज़ मैंने इसको इस फॉर्म के अंदर यहाँ से यूँ कट कर लिया, ठीक है जी। कट करने के बाद यहाँ से मैं इसको ये जो ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ना डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, इसको अनचेक कर दें। अनचेक करने के बाद अब आप एंटर कीजिए, ठीक है जी। अब ये आपका इमेज क्रॉप हो चुका है लेकिन हैंडल्स गायब हैं। मैं हैंडल्स दोबारा लेकर आता हूँ। ये जो एरिया पहले आपका कट गया था वो आपका उसी जगह पर है। अगर आप जस्ट इस ऑप्शन को रिमूव कर देते हैं तो ये एरिया आपका वापस आ जाता है, ठीक है जी। तो आप इसको अगर बाद में दोबारा एक्सटेंड करना चाहते हो दोबारा एक्सटेंड कर सकते हो। तो जस्ट इस ऑप्शन को चेंज करने से जो क्रॉप्ड एरिया ख़त्म हो गया था, बिल्कुल इमेज से निकल ही गया था, वो वापस आ जाता है। अगर आप इसको PSD फाइल के अंदर यानी कि सेव करेंगे एज PSD फाइल तब भी ये एरिया अपनी जगह पर रहेगा। जब आप एक दफ़ा JPEG में कर देंगे सेव फिर ये एरिया ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज़ ये एरिया यहाँ पर आ जाएगा। लेट सपोज़ मैं इतना ही ड्रॉ करता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद जब दोबारा हैंडल्स लेकर आऊँगा तो ये एरिया दोबारा से मुझे यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस डिलीट के ऊपर चेक किया हुआ है तो फिर ये जैसे अब मैं एंटर करता हूँ और अब दोबारा मैं हैंडल ड्रॉ करता हूँ तो अब ये एरिया यहाँ पर नहीं मौजूद, ये एरिया ख़त्म हो गया। तो ये छोटी छोटी सी ऑप्शंस हैं
जिसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी कंटेंट अवेयर। ओके जी, नेक्स्ट मैंने जैसे आपको बताया कंटेंट अवेयर है, तो मैं इसको ज़रा दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि ये हैंडल्स में यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है जी, और मैं लेट सपोज इस इमेज की डायमेंशन चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से यूँ करता हूँ तो ये ब्लैंक एरिया आ गया है। ठीक है, ये ब्लैंक एरिया यहाँ पर आ जाता है। इस ब्लैंक एरिया को आप कैसे कवर कर सकते हो? इस कंटेंट अवेयर के साथ। तो मैं ज़रा इसको वापस करता हूँ। ठीक है जी, ये कंटेंट अवेयर का चेक जो है ये ऊपर आपको नज़र आएगा, ये अनचेक्ड है। जब आप इसको चेक करेंगे और अब आप इमेज को ड्रैग करते हो यहाँ से यूँ, तो ये इसके बाद आप एंटर करेंगे। ठीक है जी, तो ये फ़ोटोशॉप अपनी थोड़ी सी वर्किंग करता है, और वर्किंग करने के बाद एक सेकेंड एंटर करता हूँ मैं। ये अब फ़ोटोशॉप अपनी वर्किंग करेगा और यहाँ पे एक कंटेंट अवेयर करके यहाँ से ये एरिया दोबारा से इसने ख़ुद से जनरेट कर दिया है। ठीक है, कुछ इसके अंदर इश्यूज़ आते हैं, अभी मैं वो बताता हूँ आपको कि वो इश्यूज़ क्या आए हैं, लेकिन इसने इसको दोबारा से जनरेट करके आपको ये एरिया दे दिया है। अब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसने ख़ुद से जनरेट किया है, इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें जैसे ये वाला रिपीट होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये वाली रेपिटेशन इधर नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये रिपीट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसने उसको कंटेंट को ही दोबारा से इस तरह से रिपीट किया, लेकिन एटलीस्ट आपका वो एरिया कवर हो जाता है, इतना ज़्यादा फील नहीं होता। थोड़ा ज़्यादा बंदा गौर करता है, जब कोई प्रोफेशनल गौर करेगा तो वो ये देखेगा कि ये वाला एरिया जो है ये प्रॉपरली नहीं है, और ये रिपीटिशंस हैं, ये चीज़ें रिपीट हुई हैं। सेम ऊपर अगर आप देखें, ये वाला निशान यहाँ पर भी आ रहा है और यही वाला निशान यहाँ पर भी आ रहा है, ये वाला निशान यहाँ पर भी आ रहा है, तो वही चीज़ें सारी बीच में रिपीट हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा होता है, लेकिन एटलीस्ट वो आपको एक एरिया ड्रॉ करके दे सकता है। कुछ और ऑप्शंस भी होती हैं कि आप मुख्तलिफ एरिया से उठा के वो उसको कर लेते हैं क्लोन वगैरह में, लेकिन वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। फ़िलहाल जस्ट ये कंटेंट अवेयर के लिए था कि अगर कंटेंट अवेयर नहीं है तो क्या होगा, और अगर कंटेंट अवेयर आपने ऑन किया हुआ है तो क्या होगा। मैं इसको एंटर करता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसको दोबारा से एक्सटेंड करता हूँ। मैंने इसका कंटेंट अवेयर ऑफ कर दिया। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ से यूँ करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये अब वाइट एरिया ही रहा है वो वाला, क्योंकि कंटेंट अवेयर का चेक जो है ये यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया था। तो ये आपके पास क्रॉप टूल हो गया। इसके बाद क्रॉप टूल के अंदर ऑप्शन आती है, अगर किसी आपने इमेज को स्ट्रेट करना है, लेट सपोज कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, मैं जस्ट एक छोटी सी इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये अब तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आपके कैम स्कैनर वगैरह के अंदर बड़ी अच्छी ऑप्शंस आ गई हैं, जिसमें आप किसी भी कंटेंट को स्ट्रेट कर लेते हैं और वो बड़े आसानी के साथ आप उसे फिर प्रिंट वगैरह करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेट सपोज़ एक सेकंड, ये बुकलेट है। ठीक है, इस बुक के अंदर ये एक पेज है जिसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। लेट सपोज़ मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके छोटा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से थोड़ा बहुत जस्ट मैं आपको बताने के लिए कि थोड़ा बहुत, ये तो बहुत ज़्यादा टिल्टेड है ना, मैं इसको थोड़ा सा, अब ये ऊपर वाले पोर्शन आएंगे, लेकिन खैर है, फ़िलहाल मैं गुजारा कर लेता हूँ। जस्ट मैं आपको ऑप्शन बताना चाह रहा हूँ कि ये ऑप्शन स्ट्रेट कर देता है आपको। ठीक है जी, इसके बाद आप एंटर करें, ये आपके इमेज इस तरह से आ जाएगा। अब ये आपके सामने आ गया। अब हमें इस फॉर्म के अंदर नहीं चाहिए, हमें इसको स्ट्रेटन करना है, तो मैं इसको ज़रा कंट्रोल-Z करके वापस करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्रॉप टूल के अंदर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है जी, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर मैं इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर मैं डाउन ले आता हूँ, इसको इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करता हूँ और लास्ट मैं इसको इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये यहाँ से सिलेक्ट हो गया, मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखें कि ये स्ट्रेटन हो गया है। वो जो पेज था, वो जो तिरछा था, वो सारा स्ट्रेटन हो के आपके सामने आ गया। गो कि ये रीडेबल नहीं है क्योंकि इमेज काफ़ी ये छोटा सा था। जस्ट मैंने आपको बताने के लिए, ऑप्शन बताने के लिए कि कैसे आप एक बिल्कुल, ये तो तिरछी चीज़ थी, उसको उसने बिल्कुल जो है स्ट्रेटन करके एक आपको इमेज बनाकर दे दी है। तो वैसे भी आप इसको जैसे मैंने बताया कैम स्कैनर वगैरह में भी कर लेते हो, लेकिन इसके अंदर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको प्रॉपरली बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। अंगूठा इसका बीच में आ रहा है, अगर आप इसको सही करोगे तो अंगूठा भी चला जाएगा, लेकिन मकसद यहाँ अंगूठे को ख़त्म करना नहीं था। जस्ट मकसद ये था कि आपका ये जो एरिया है ये स्ट्रेटन हो जाए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, थोड़ा सा लंबा लेक्चर था। जैसे मैंने आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे लेक्चर्स की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती जाएगी।
होपफुली मैंने तकरीबन जितने आज के पॉइंट्स थे वो क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगेन आपका कोई क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको अगेन चीज़ें ज़्यादा हैं जो याद करने वाली हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है, रिमेंबर रखनी है। आपका इस वक्त प्रैक्टिस का काम थोड़ा कम है, लेकिन ये चीज़ें याद करने वाली बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको आपने बारी बारी करना है। फिर इसके बाद मज़ीद इस लेक्चर के दौरान चले मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। वो पार्ट ये है कि आप ये पिक्चर्स जितनी मैं आपको सेंड करता हूँ ये आप ख़ुद भी ले सकते हो। वेबसाइट आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये ऊपर खुली हुई है। मैं यहाँ से इसको थोड़ी जूम भी कर देता हूँ कि आपको वेबसाइट नज़र आ जाए कि कौन सी वेबसाइट है। ये यहाँ से मैं ये जूम कर रहा हूँ, ये देखें आप, unsplash.com। unsplash.com ये एक वेबसाइट है और ये इसके ऊपर जितने भी इमेजेस आपको नज़र आएंगे, ये कैटेगरीज़ भी बनी हुई हैं, यहाँ से आप इन इमेजेस को देख सकते हो। ठीक है जी, ये ऊपर कैटेगरीज डिफरेंट बनी हुई हैं, व्यू ऑल कैटेगरीज भी कर सकते हो। यहाँ पर ये सारे इमेजेस बहुत बेहतरीन क्वालिटी के इमेजेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, इसके जैसे जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं वो यहीं से करता हूँ मैं डाउनलोड। आप भी यहाँ से ही करके ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि बस एक इमेज जो मैंने दे दिया या मैंने क्लास में करवाया बस आपने वही देखना है। आप इसमें से कोई भी इमेज उठाएं, उसके ऊपर अपने जो टूल्स बताए हों वो टेस्ट करें। ठीक है जी, और फिर आप उनके रिज़ल्ट्स देखें कैसे आते हैं। ये फ्री पिक्चर्स हैं। फ्री पिक्चर से क्या मुराद है कि अगर आप अपने डिज़ाइन के अंदर ये तस्वीरें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, ये पिक्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं और कोई कॉपीराइट क्लेम आपके ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। इसके अंदर कोई नहीं, अगर आप एक आईडी बनाना चाहो तो ये शुरू में एक साइन अप देता है आपको, आप यहाँ से अपनी आईडी भी बना सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है तो आपकी आईडी बन जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाली इमेज है, इसके अंदर भी अगर आपको देखें तो ये होराइज़न ज़रा सा यहाँ से ये वाली जो ये पीछे वाला होराइज़न ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, अगर आप इसको सीधा करना चाहते हो तो इसको सीधा कर लोगे तो ये ज़्यादा इमेज जो है वो बेहतर लगना शुरू हो जाए। तो इस तरह की ट्राइड एंड टेस्टिंग आपने करनी है इसके ऊपर यूजिंग डिफरेंट इमेजेस के। आपने मुख्तलिफ इमेज यहाँ से डाउनलोड करो, अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाते रहोगे, इसके अंदर आपको डिज़ाइन भी मुख्तलिफ मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है आप को बड़ी हेल्प करेंगी जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।